एक देश जहां हर रोज करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को कांधों पर उठाए हुए। साथ ही सोचो एक और पिक्चर, देश की मीडियन एज सिर्फ 29 साल है, मतलब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन अभी सीखने, काम करने और देश को आगे ले जाने की एज में है। अब सवाल ये है, क्या हम इस यूथ पावर को सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं या फिर एक ऐसी जनरेशन बना रहे हैं जिसके हाथ में डिग्री तो हो पर डायरेक्शन नहीं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ है प्रॉमिस डेमोग्राफिक डिवाइडेंड का और दूसरी तरफ है पेरिल सालों से चले आ रहे सिस्टमिक फेलियर्स का। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड का मतलब सिंपल है, जब वर्किंग एज लोग ज्यादा होती है और डिपेंडेंट्स कम तो इकोनॉमी रॉकेट की तरह ग्रो करती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये विंडो इंडिया के लिए 2055 से 56 तक ओपन रहेगी, मतलब ये एक लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है। आज इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन क्रॉस कर चुकी है और अर्ली 2060 तक 1.7 बिलियन टच करने का प्रोजेक्शन है। नंबर कितने इंप्रेसिव लगते हैं पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। 2024 से 25 में 24.6 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स स्कूल में एनरोल्ड थे। फिर भी जब ये बच्चे ग्रेजुएट्स बनते हैं तो सिर्फ अराउंड 42% ही एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। आयरनी देखो, डिग्री होती है, मार्क्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, फिर भी स्किल मिसिंग होती है। इसलिए इस सिस्टम को लोग कहते हैं पेपर क्वालिफिकेशन फैक्ट्री। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा अलार्मिंग है। 15 से 29 एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट 14.8% तक पहुंच गई है। एजुकेटेड यूथ के लिए ये और पेनफुल होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और डिसअपॉइंटमेंट भी। यहीं से फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज, सेल्फ डाउट, कभी कभी एंजर भी। और ये सब हो क्यों रहा है, इसका रूट डीप है हिस्ट्री में। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ओरिजिनली होलिस्टिक था, गुरुकुल सिस्टम। इसमें सिर्फ किताब नहीं पढ़ाई जाती थी, लाइफ स्किल्स, वैल्यूज, प्रैक्टिकल नॉलेज सब कुछ सिखाया जाता था। इसके अलावा लर्निंग कम्युनिटी बेस्ड थी, टीचर सिर्फ टीचर नहीं मेंटोर होता था। फिर आया कॉलोनियल फेज 1835 में। मैकुले नाम का एक व्यक्ति जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, ऐसे लोग बनाना जो इंडियन बाई ब्लड बट इंग्लिश बाई माइंड हो। एजुकेशन का गोल थिंकिंग माइंड बनाना नहीं बल्कि एफिशिएंट क्लर्क्स बनाना हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद एक्सेस बढ़ा, IITs आई, यूनिवर्सिटीज खुली, मगर कोर स्ट्रक्चर वही का वही रहा। रूट लर्निंग, मार्क्स, रैंक, एग्जाम, एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड नहीं कर पाया। रिजल्ट, स्किल और मार्केट के बीच एक बड़ा गैप बन गया और इसी गैप को एक्सप्लोर किया कोचिंग इंडस्ट्री ने। आज कोचिंग एक 58,000 करोड़ का बिजनेस है और फास्ट ग्रो कर रहा है। ये एक हार्ड ट्रूथ है, अगर स्कूल्स और कॉलेज सफिशिएंट होते तो कोचिंग इतनी पावरफुल नहीं होती। कोचिंग स्टूडेंट्स को रोबोट बना रही है, क्वेश्चन पूछने की क्यूरियोसिटी मारकर सिर्फ रैंक चीज करवाती है। और फिर हम सरप्राइज होते हैं जब यूथ कंफ्यूज होता है, जब ग्रेजुएट्स अंडरपेड जॉब्स एक्सपेक्ट करते हैं, जब टैलेंट होने के बावजूद इनोवेशन नहीं होता। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो का पर्पज सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं, ये एक मिरर है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, पॉलिसी मेकर सबके लिए। प्राइमरी स्कूल से लेके हायर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग तक पूरी पाइपलाइन को समझना जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए नहीं, एजुकेशन सोशल मोबिलिटी, नेशनल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक रिसाइलेंस के लिए भी होती है। अगर ये फेल हो गया तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड धीरे धीरे बर्डन बन जाएगा। और ये सवाल यही छोड़कर जाता हूँ, क्या हम NEP 2020 जैसे रिफॉर्म्स को पेपर से निकालकर ग्राउंड रियलिटी बना पाएंगे या फिर हम एक और जनरेशन को सिर्फ एडजस्ट करना सिखाकर छोड़ देंगे। आगे हम इसी सिस्टम के लेयर्स को तोड़ तोड़ कर समझेंगे, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम क्लियरली समझ नहीं आएगी सॉल्यूशन सिर्फ एक प्रॉमिस ही बना रहेगा। सोचो एक जियांट मशीन और इस मशीन के अंदर करोड़ों लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट, कोचिंग सेंटर्स और एम्प्लॉयर्स। हर कोई किसी न किसी एक्सपेक्टेशन के साथ इस सिस्टम में घुसा हुआ है। पर सवाल ये है, इस मशीन का फायदा एक्चुअली किसको हो रहा है? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बुक्स और एग्जाम का सिस्टम नहीं, ये एक हाई स्टेक्स गेम बन चुका है जहाँ कुछ लोग जैकपॉट जीत जाते हैं और मेजॉरिटी लोग बस लेवल के साथ रह जाते हैं। 2024-25 तक इंडिया में 24.6 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स स्कूल में एनरोल्ड हैं। नंबर देखकर लगता है वाह कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, पर जब आप थोड़ा डीप जाते हो तो पिक्चर बदल जाती है। हर स्टूडेंट्स को बचपन से एक ही मैसेज मिलता है, टॉप एग्जाम क्लियर करो वरना फ्यूचर नहीं। सी-नीट जैसे एग्जाम सिर्फ टेस्ट नहीं रहे, ये लाइफ डिसाइडिंग लॉटरीज बन गए हैं। स्टूडेंट्स पर इस प्रेशर का इम्पैक्ट सिर्फ मार्क्स तक लिमिटेड नहीं, बर्नआउट, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, ये सब साइलेंट कंपेनियंस बन जाते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स के सर्वे दिखाते हैं कि काफी स्टूडेंट्स एक्सट्रीम स्ट्रेस फील करते हैं। ये कोई वीकनेस नहीं, ये सिस्टमिक प्रेशर का नेचुरल रिजल्ट है।
अब बात करते हैं पेरेंट्स की, स्पेशली लोअर और मिडिल क्लास फैमिलीज की, जिनके लिए एजुकेशन लास्ट होप होती है। इसलिए पेरेंट्स अपनी इनकम का 10 से 20% सिर्फ एजुकेशन पर खर्च कर देते हैं। सोचो एक फैमिली जो 33,000 महीना कमा रही है, ग्रोसरीज के बाद सबसे ज्यादा पैसा स्कूल, कोचिंग, बुक्स में जाता है। कभी लोन, कभी सेविंग तोड़ना, कभी डेली नीड्स कट करना, सिर्फ इस उम्मीद में मेरा बच्चा कुछ बन जाएगा। रूरल और अर्बन गैप और भी शार्प हो जाता है। अर्बन पेरेंट्स ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं, जबकि रूरल फैमिलीज लिमिटेड ऑप्शन के साथ कंप्रोमाइज करती है। और जब रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता तो सिर्फ बच्चा नहीं, पूरी फैमिली डिसअपॉइंटमेंट होती है। कोटा जैसे हब्स का नाम सुनते ही एक ही चीज याद आती है, एक्सट्रीम कंपटीशन। नेगेटिव न्यूज के बाद भी इंडस्ट्री चल रही है, क्योंकि डिमांड्स खत्म ही नहीं हुई। डिमांड इसलिए है क्योंकि स्कूल सिस्टम स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए रेडी नहीं बनाते। इसलिए एक सीनियर लीडर ने कोचिंग सेंटर्स को कोचिंग सेंटर्स कहा। गवर्नमेंट पॉलिसी सिस्टम का बैकबोन होती है। एनपी 2020 ने डायरेक्शन सही पकड़ी, रोड से स्किल की तरफ, पर ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेशन स्लो है। सर्कुलम चेंज होता है पर माइंडसेट वही का वही रहता है। मार्क्स लाओ, एग्जाम क्लियर करो। टेस्टिंग एजेंसीज, बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज सब अपने अपने सिलेबस में काम करते हैं। स्टेक होल्डर्स अलाइन नहीं, और जब अलाइनमेंट नहीं, सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। एम्प्लॉयर्स का रोल भी इस चेन में क्रिटिकल है। कंपनीज कहती है हमें स्किल्ड लोग चाहिए, पर हायरिंग के टाइम प्रेफरेंस फिर भी आईआईटी टैग, टॉप कॉलेज, हाई सीजीपीए को मिलती है। इससे एक मैसेज जाता है स्टूडेंट पर, स्किल्स बाद में, पहले ब्रांड। रिजल्ट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का बड़ा हिस्सा जॉब रेडी नहीं होता। आईटी और सर्विस सेक्टर रोड टास्क के लिए लोग ले लेते हैं, बट इनोवेशन वही का वही रह जाता है। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा बर्डन उठाते हैं लोअर और मिडिल क्लास फैमिलीज, रूरल स्टूडेंट्स, एवरेज बच्चे जिनकी टैलेंट स्टेम के बाहर है। वुमेन की केस में पैराडॉक्स और भी क्लियर है। एम्प्लॉयबिलिटी बेटर हो रही है, पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अभी भी ज्यादा है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है उन लोगों को जो सिस्टम के लूप होल्स को बिजनेस बना चुके हैं। हाई फी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ईडीटेक प्लेटफॉर्म्स और कोचिंग चेन्स। सिस्टम कंप्लायंस रिवॉर्ड करता है, क्रिएटिविटी नहीं। इसलिए वर्कफोर्स रेडी होता है इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए, क्वेश्चन पूछ ले कि नहीं। बॉटम लाइन सिंपल है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक एग्जाम सेंट्रिक पाइपलाइन है। सक्सेस का डेफिनेशन नैरो है। नीट्स ही यूपीएससी ये गेट्स हैं, और गेट्स के उस पार जगह लिमिटेड है। फैमिलीज 5 से 20 लाख तक इन्वेस्ट कर देती है, पर एंड में कई लोग लो पेइंग या अंडर रिलेटेड जॉब्स में फंस जाते हैं। और यही एक बिग क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर सब स्टेक होल्डर्स लाइन हो जाएं, तो क्या एजुकेशन फिर से एम्पावर्ड बन सकता है? इस चैप्टर में हमने देखा कौन इन्वॉल्व है और कैसे सिस्टम काम करता है। अगला स्टेप और भी अनकंफर्टेबल होगा, जब हम ये समझेंगे कि ये सिस्टम ऐसा बना ही क्यों। अब तक हमने देखा कौन कौन इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है और कैसे ये सिस्टम काम करता है। अब एक और लेयर देखते हैं, ये सिस्टम बना कब और हर जगह सेम तरह से क्यों काम नहीं करता। क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी का इशू नहीं, एजुकेशन हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का प्रोडक्ट होता है। आप जहाँ पैदा हुए, जिस स्कूल में गए, जिस स्टेट्स में रहे, ये सब आपके फ्यूचर को साइलेंटली शेप कर देते हैं। सोचो, जो सिस्टम ओरिजिनली क्वेश्चन पूछना सिखाता था, वही सिस्टम धीरे धीरे आंसर रटना सिखाने लगा। और ये मॉडल इतना डीपली एम्बेड हो गया कि आज भी हम उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। 1947 के बाद एक्सपेक्टेशन थी कि एजुकेशन सिस्टम रीइन्वर्ट होगा, पर रियलिटी ये स्ट्रक्चर सेम रहा, सिर्फ एक्सेस बढ़ा। आज़ादी के टाइम लिटरेसी सिर्फ 14% थी और वुमेन के लिए सिर्फ 8%। गवर्नमेंट ने कमीशन बनाई, राधा कृष्णा कोतारी, जो इक्वालिटी, साइंस और रीजनल थिंकिंग की बात करती थी। फिर आईआईटीज आई 1950 और 60 में, टेक्निकल मैन पावर के लिए बनाए गए। ये इंस्टीट्यूट जल्द ही वर्ल्ड क्लास बन गए और टॉप टैलेंट प्रोड्यूस किए, जिन्होंने ग्लोबली नाम कमाया, जैसे सुंदर पिचाई, नारायण मूर्ति। पर इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि धीरे धीरे सक्सेस का फॉर्मूला सोसाइटी में फिक्स हो गया, डिग्री इज इक्वल टू सक्सेस। इसी वजह से ग्रेजुएट्स की क्वांटिटी बढ़ने लगी और क्वालिटी और जॉब रेलेवेंस अनइवन रही। इसी सिचुएशन को डिग्री इन्फ्लेशन कहा जाता है, जहां जॉब्स के लिए हाई डिग्री डिमांड्स की जाती हैं, भले ही उनके लिए बेसिक स्किल्स ही काफी हों। पर फिर आया कोविड, 32 करोड़ स्टूडेंट्स एक ही झटके में ऑनलाइन हो गए। और वहीं एक ब्रूटल रियलिटी सामने आई, डिजिटल एक्सेस हर किसी के पास नहीं था। लो इनकम फैमिलीज के सिर्फ 15 से 40% स्टूडेंट्स ही ठीक से ऑनलाइन पढ़ पाए। ड्रॉप आउट रेट्स टेम्परेली रिटायर्ड हो गए, लर्निंग गैप्स वाइडन हो गए, स्पेशली रूरल और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए। ये पैंडेमिक एक मिरर था जिसने दिखाया कि सिस्टम कितना कमजोर है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आपका पिन कोड आपकी किस्मत लिखता है। एक तरफ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर
और दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव, क्या वहाँ का एजुकेशन एक्सपीरियंस सेम होगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। लेकिन आजकल छोटे शहर का हाल बदल रहा है और ये बदलाव काफी डेंजरस है। दोस्तों, कोटा को अक्सर काशी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, पर क्या ये सच है? हर साल लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स यहाँ इस उम्मीद में आते हैं कि एलियन या किसी बड़े इंस्टीट्यूट के होर्डिंग पर उनकी फोटो लगे, पर इसी चीज के पीछे एक बहुत बड़ा डार्क साइड है। 2023 से 25 के बीच सुसाइड्स के नंबर्स ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है हमारे सिस्टम का। शासन ने मेंटल हेल्थ स्क्वाड्स बनाए, फैंस में एंटी सुसाइड डिवाइसेस लगाए, और दोस्तों, क्या ये रूट कॉज का इलाज है या सिर्फ टेम्पररी जुगाड़? जब सक्सेस रेट्स 1 से 2% हो तो बाकी 98% बच्चों का क्या? जब एनरोलमेंट गिरती है, रेवेन्यू आधा हो जाता है, तब कॉर्पोरेट को दर्द होता है, पर उस फेलर्स का असली बोझ सिर्फ एक स्टूडेंट से उठाता है। सवाल ये है, क्या हम बच्चों को इंजीनियर्स बना रहे हैं या सिर्फ एक बेजान मशीन? एजुकेशन क्राइसिस एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं, ये टाइम प्लस प्लेस दोनों का रिजल्ट है। और यहीं से एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी ने प्रॉब्लम बनाई है तो क्या पॉलिसी और इनोवेशन मिलकर इसे तोड़ सकते हैं? इसका जवाब हम अगले चैप्टर में ढूंढेंगे। अब तक हमने देखा कौन इस सिस्टम का हिस्सा है और कैसे ये सिस्टम काम करता है, कब और कहाँ ये बिगड़ा। अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट, ये सब क्यों हो रहा है और अगर अब भी कुछ नहीं बदला तो आगे क्या होगा? क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन का क्राइसिस नहीं है, ये नेशनल क्राइसिस है। इंडिया के पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, डेमोग्राफिक डिवाइडेड। वर्किंग एज पॉपुलेशन अपने पीक पर है, मतलब दुनिया के पास जो एक्सपीरियंस है, इंडिया के पास वही चीज एनर्जी और यूथ की फॉर्म में है। पर सोचो, अगर इस यूथ को काम ही न मिले, डायरेक्शन ही न मिले, तो ये डिवाइडेड लायबिलिटी बन जाता है। आज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10 से 15% के बीच घूम रहा है। हर साल 10 से 12 मिलियन नए लोग जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, पर फॉर्मल जॉब्स क्रिएट्स होती हैं सिर्फ 7 से 8 मिलियन। मतलब हर साल लाख लोग सिस्टम के बीच छूट जाते हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं रहता, जीडीपी स्लो हो जाती है, कंजप्शन गिरता है और फ्रस्ट्रेशन साइलेंटली सोसाइटी में स्प्रेड होती है। और हिस्ट्री हमें बताती है, जब यूथ फ्रस्ट्रेटेड होता है तो यू रेस्ट डू नहीं। अब सोसाइटी लेवल पर देखो, रोड लर्निंग का डायरेक्ट इफेक्ट होता है इनोवेशन पर। जब बचपन से सिर्फ याद करना सिखाया जाता है तो सवाल पूछने की आदत ही मर जाती है। इसलिए इंडियन पेरेंट्स डीप रिसर्च और ब्रेक थ्रू इनोवेशन में पीछे रह जाते हैं। टैलेंट की कमी की वजह से नहीं, थिंकिंग कल्चर की कमी की वजह से। आर्यन देखो, स्किल टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स कभी कभी इंजीनियर से ज्यादा कमा रहे हैं, पर फिर भी सोसाइटी उन्हें सेकंड क्लास मानती है। और ये माइंडसेट एजुकेशन सिस्टम ही बनाता है। तो नुकसान क्या क्या है? एंजाइटी और डेस्परेशन यूथ में नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं, पेरेंट्स डेब्ट साइकिल में फंस रहे हैं, डिग्रीज की वैल्यू डायल्यूट हो रही है, इनफॉर्मल सेक्टर और गिग इकोनॉमी डिफॉल्ट ऑप्शन हो रही है, क्रिएटिविटी और रिस्क टॉकिंग कम होती जा रही है, और सबसे बड़ा नुकसान वेस्टेड पोटेंशियल। गुड न्यूज ये है, प्रॉब्लम सिस्टमिक है पर इरेसिबल नहीं। सबसे पहले हमें सक्सेस का डेफिनेशन चेंज करना होगा। सक्सेस सिर्फ IIT, नीट, UPSC से नहीं, NSDC जैसे स्किल प्रोग्राम दिखाते हैं कि टारगेटेड ट्रेनिंग से एम्प्लॉयबिलिटी 50% प्लस इम्प्रूव हो सकती है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एग्जाम ऑब्सेशन से निकालकर स्किल एम्पावरमेंट की तरफ ले जाना होगा। जब तक एजुकेशन का गोल रैंक निकालना रहेगा तब तक यूथ कंफ्यूज रहेगा, पर जिस दिन एजुकेशन का गोल बन गया कैपेबिलिटी बिल्ड करना, उसी दिन डेमोग्राफिक डिवाइडेड का रियल रोल प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट होगा। और यही एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर इंडिया का फ्यूचर यूथ है तो क्या हम उन्हें सिर्फ सरवाइव करना सिखाएंगे या लीड करना? चॉइस हम सबके हाथ में है। तो दोस्तों, अगर हम पूरी जर्नी को एक सांस में देखें, ये सिर्फ एजुकेशन की स्टोरी नहीं थी। हमने देखा कैसे एक सिस्टम जो ओरिजिनली इंसान बनाने के लिए बना था, आज सिर्फ और सिर्फ रैंक चेज रिजल्ट मशीन बन चुका है। हमने देखा कैसे स्टेक होल्डर्स अपनी जगह प्रेशर में है, स्टूडेंट्स स्ट्रेस में, पेरेंट्स सेक्रीफाइस मोड में, टीचर्स कॉन्स्टेंट्स में, और गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रगल में। हिस्ट्री ने हमें एक वीक फाउंडेशन दिया, ज्योग्राफी ने इनइक्वालिटी को और गहरा किया, और आज हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। डेमोग्राफिक डिवाइडर एक परमानेंट गिफ्ट नहीं, ये एक लिमिटेड टाइम विंडो है। अगर इस विंडो में यूथ को स्किल्स, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन ही न मिले तो वही यूथ कल डेमोग्राफिक बर्डन बन जाएगा। और ये सिर्फ जॉब्स का इशू नहीं, ये मेंटल हेल्थ का इशू है, ये डिग्निटी ऑफ वर्क का इशू है, ये इनोवेशन, ग्रोथ और सोशल स्टेबिलिटी का इशू है। सबसे पेनफुल बात यह है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ टैलेंट को पहचानने वालों की। आज भी हम सक्सेस को एक ही लेंस से देखते हैं, टॉप कॉलेज, टॉप एग्जाम, टॉप रैंक। और देश सिर्फ टॉपर से नहीं चलता, देश चलता है डॉक्टर से, टेक्नीशियन से, डिजाइनर से, एंटरप्रेन्योर से, उन लोगों से जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे उनके पास डिग्री हो या नहीं।
एजुकेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हर बच्चा एक ही रेस में दौड़ता रहे। एजुकेशन का मतलब होना चाहिए हर बच्चे को अपनी अपनी रेस मिल जाए। एनबी 2020 ने डायरेक्शन दिखा दी है, पर डायरेक्शन तब तक बेकार है जब तक हम चलना शुरू न करें। पॉलिसीज तब तक पावरलेस है जब तक क्लासरूम, टीचर्स, पेरेंट्स और एम्प्लॉयर्स एक ही पेज पर ना आए। अगर हमने अब भी एजुकेशन को सिर्फ एग्जाम क्लियर करने का टूल बनाए रखा तो हम एक ऐसी जनरेशन तैयार करेंगे जो डिग्री के साथ अनएम्प्लॉयमेंट होगी और पोटेंशियल के साथ फ्रस्ट्रेटेड। और यही एक फाइनल थॉट के साथ खत्म करता हूँ। एजुकेशन का असली टेस्ट ये नहीं है कि कितने बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं, बल्कि ये है कि कितने बच्चे लाइफ हैंडल कर पाते हैं। इंडिया के पास यूथ है, इंडिया के पास टाइम है। अब सवाल सिर्फ ये है कि हम एजुकेशन को बर्डन बनाने देंगे या ब्रेक थ्रू बना पाएंगे। डिसीजन आज का है, रिजल्ट कल का होगा।